नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर है उनमें पहली बड़ी खबर है पीएम मोदी की रोजगार गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत दी जाने वाली हजारों करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को जारी किया। क्या है ये योजना और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने क्या कही बड़ी बात, करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है अयोध्या में योगी की दहाड़। राम मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे। अवधपुरी से सीएम योगी ने क्या कही बड़ी बातें, बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है किसकी मुंबई। शिवसेना का आज स्थापना दिवस है और पार्टी के दोनों गुटों के बीच आज फिर से असली नकली की बहस तेज हो गई है। इस खबर को भी आपके सामने रखेंगे हम विस्तार से। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। योजना से अब तक 70 लाख लोगों को मिली नौकरी। प्रधानमंत्री ने कहा बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते हुए मजबूत। महाराष्ट्र में फिर सुलगी सियासत। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आमने सामने आए उद्धव और शिंदे गुट। रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। उद्धव ने कहा मुंबई हमारी। टीएमसी में टूट के बाद स्पीकर से मिले अभिषेक बनर्जी। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा सहित कई टीएमसी नेता रहे मौजूद। टीएमसी ने की बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। कहा 15 दिन का करे इंतजार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साफ। एसआईटी की जांच का 5वां दिन आज। योग दिवस से पहले देश भर में जोरदार तैयारियां जारी। कहीं योग मैराथन तो कहीं पदयात्रा। बड़े बड़े नेता और दिग्गज हस्तियां बता रहे हैं योग के फायदे। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और आज की पहली बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से न केवल औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और नए रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को सीधे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताते हुए कहा कि हमें अपने युवाओं के दम पर विकसित भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी पीएम वीवीआरवाई के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण युवाओं के परिश्रम को सम्मान है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। करीब 20 लाख युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में 6 महीने पूरे कर लिए हैं और आज इनमें से करीब 10 लाख युवाओं को अपनी पहली नौकरी में 6 महीने पूरे करने के बाद इसके लाभार्थी के तौर पर इंसेंटिव मिला है। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी। कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत की प्रतिभा, कौशल और सामर्थ्य की चर्चा सुदूर तक हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भलीभांति पहचानने लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है, जबकि उनके नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी पर प्रति माह 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलता है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए संचालित इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ की अवधि को 4 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और किस तरीके से ये काम कर रही है, जिसका इतना बड़ा फायदा देश के युवाओं को मिल रहा है, ये आपको जल्दी से बताते हैं इस योजना के प्रमुख तथ्यों के बारे में जो प्रधानमंत्री ने आज इसकी एक तरीके से बड़ी शुरुआत की है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत किस तरीके से तमाम प्रावधान किए गए हैं। अगर बात की जाए तो ये रोजगार सृजन में तेजी लाना इसका सबसे बड़ा काम है, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा कवरेज को विस्तार देना इसका काम है और अभी तक के लिहाज से अगर बात की जाए तो लगभग 70 लाख जो नई नौकरियां हैं इसके माध्यम से उनका सृजन भी हो चुका है। पहली नौकरी मिलने पर व्यक्ति को, जो कर्मचारी होता है, उसको 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने फैसला किया हुआ इस योजना के तहत। तो वहीं नियोक्ता जो एक नई नौकरी प्रदान करता है उसको प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि देने का भी सरकार ने इस योजना के तहत काम किया है। विनिर्माण नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक का प्रोत्साहन देने का योजना इसके माध्यम से चलाई जा रही है, जिसका फायदा जो तमाम नियोक्ता है उनको भी मिलता नजर आ रहा है। तो इस योजना के तहत अगर अगले कुछ और प्रावधानों की बात करें तो विनिर्माण के अलावा जो अन्य सेक्टर्स हैं उनमें 2 वर्ष तक के लिए प्रोत्साहन राशि को देने का सरकार ने प्रावधान तय किया है। 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य लेकर इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ को पहली बार नौकरी देने के लक्ष्य के साथ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है, यानी कि 2 करोड़ युवा जिन्हें पहली बार नौकरी मिलेगी, इस योजना के तहत ऐसे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास चल रहा है। तो ये अपने आप में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तमाम प्रावधानों का जिक्र हम कर रहे हैं, किस तरीके से इस योजना के तमाम प्रयास किए गए। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत में रोजगार की तस्वीर की अगर बात की जाए तो कुछ आंकड़े भी अपने आप में स्पष्ट कर देते हैं। 2014 से 24 के बीच में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सृजित हुई हैं, यानी कि बीते 1 दशक में अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 17 करोड़ से ज्यादा का है। तो वहीं उससे पिछले दशक यानी कि 2004 से 2014 के बीच में यह 3 करोड़ से भी कम नौकरियां सृजित करने का वर्ष रहा था, यानी कि दशक रहा था। तो ऐसे में इन दोनों दशकों की तुलना की जाए तो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और जो 57.4% लोगों को रोजगार एक प्रकार से मिला है, जो बीते वर्षों में काफी कम था। तो उस लिहाज से भी ये आंकड़ा, यानी रोजगार पाने वालों की जो आबादी है, जो आंकड़ा है, वो भी तेजी से अपने आप में लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ये रोजगार की तस्वीर हम देश में व्यक्त कर रहे हैं।
बेरोजगारी की दर घटकर 3.1% के आसपास आई है, तो वहीं बेरोजगारी की जो वैश्विक औसत है वो 4.8%, यानी कि दुनिया भर में 4.8% के आसपास बेरोजगारी है। भारत में ये उससे भी कम 3.1% के आसपास है। तो वहीं 2017 से 2025 के इस कालखंड की अगर बात की जाए तो औपचारिक क्षेत्र में 8 करोड़ नए लोग जुड़े हैं, बल्कि उससे ज्यादा ये संख्या है। तो ये बताता है कि किस प्रकार से औपचारिक क्षेत्रों में नौकरियों के नए अवसर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने आप में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं। और 2015 में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 25 करोड़ की आबादी के आसपास था, जो 2025 में बढ़ के ये सुरक्षा आबादी का जो दायरा है 94 करोड़ आबादी तक पहुंच गया है। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षाओं का जो दायरा है वो विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। और रोजगार मेले के माध्यम से 12 लाख से ज्यादा देश के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते अक्टूबर 2022 से जो प्रधानमंत्री ने पहल की शुरुआत की थी रोजगार मेला के माध्यम से, अब तक 19 ऐसे रोजगार मेले हो चुके हैं। उसके माध्यम से 12 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र युवाओं को मिल चुके हैं। स्किल इंडिया से 1.64 करोड़ को प्रशिक्षण दिया गया है। तो वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 24.16 लाख लोगों को भी प्रशिक्षण दिया गया। यानी स्वरोजगार के लिहाज से भी तमाम प्रयास लगातार तेजी से किए जा रहे हैं। रोजगार के लिहाज से अगर तस्वीर की बात की जाए तो ये एक बड़ी और बृहद तस्वीर साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। तो ये आज की बड़ी खबर, और इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, रोजगार को रफ्तार, युवाओं को मिला अधिकार। तो ये अपने आप में आज की बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बड़ी योजना की शुरुआत की है। और इस महत्वपूर्ण खबर पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में वंदना गुरनानी जी हैं, जो कि सचिव हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की। और उसके अलावा दूसरे हमारे साथ में खास मेहमान हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं ईपीएफओ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर से इस योजना को बनाने, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से आप दोनों लोगों का, आप लोगों के मंत्रालय और विभाग का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। मैम, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री ने एक बड़ी शुरुआत की है, सीधे तौर पे एक आंकड़ा बीते वर्षों में 70 लाख दिखाई पड़ता है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से लाभ लेने वाले वो युवा की संख्या कितनी है जिनको सीधा आज के इस 2400 करोड़ रुपए से फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो जैसे आपने बताया, स्कीम के 2 भाग हैं। पहला भाग है जिसमें हमारे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो पहली बार नौकरी ज्वाइन किए हैं उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये जो 2400 करोड़ आज जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिस्बर्समेंट किया है, उससे करीब 10 लाख युवाओं को जिनको पहली बार नौकरी मिली है उन्हें इसका इंसेंटिव मिला है। और इसका पार्ट बी जो है, भाग बी जो है, उसमें उन नियोक्ताओं को भी इंसेंटिव मिलता है जिन्होंने नई एम्प्लॉयमेंट का सृजन किया है। तो ऐसे 67,000 नियोक्ताओं को जिन्होंने 17 लाख करीब नई नौकरियां जनरेट की हैं, उनका सृजन किया है, उन्हें इसका आज इंसेंटिव मिला है। तो दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को मिला के आज इस इंसेंटिव का डिस्बर्समेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे बटन दबा के सीधा उनके अकाउंट में किया है। जी रमेश जी, क्योंकि इस पूरी योजना को बनाने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई तो ईपीएफओ को जिम्मेदारी दी गई। आपका विभाग का रोल किस तरीके से और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को, इस योजना को बेहतरी से ज़मीन पे, धरातल पे आप लोग उतार रहे हैं? जैसा कि चर्चा हुआ कि ये जो पूरा स्कीम है, योजना जो है, वो ईपीएफओ के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें जो जब भी एक नियोक्ता एक नए एम्प्लॉई को जॉब देता है तो वो ईपीएफओ में रजिस्टर होता है, और ईपीएफओ में रजिस्टर होने के बाद उसका जो प्रोविडेंट फंड जो कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएफओ को आता है। इसके द्वारा, इसी से हमको पता चलता है कि इसका एक नया नौकरी किसी को लगा है, और हमारा जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो आधार से जुड़ा हुआ है, और उससे हम ये जान पाते हैं कि कौन युवा है जिसकी पहली बार फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक सेक्टर में नौकरी लगी है। और ये जो योजना है, ये 6 माह कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में लगातार जो एम्प्लॉयमेंट है, पीएफ कंट्रीब्यूशन जब होता है, उसके बाद ये पहली बार ये इंसेंटिव उसको दिया जाता है। तो ये सब जो पहल है, ये पूरा जो है, ये ईपीएफओ के द्वारा जितने डेटा है उसको एनालाइज करके फिर हम इसको समझ पाते हैं। तो इसी हिसाब से फिर हम कितने नए जो नौकरी लगे इसका हम हिसाब करते हैं और इनको इंसेंटिव देते हैं।
जी वंदना जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और कि नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहित करने की बात इस योजना के माध्यम से आई है, लेकिन इस योजना को जो कागजों पे दर्ज किया गया है वो सही तरीके से ज़मीन तक पहुंचे, इसमें कहीं कोई दिक्कतें ना हो, किसी प्रकार की कोई उसका डुप्लीकेशन ना हो, इन सब के चेक एंड बैलेंसेस किस तरीके से किए गए? तो सबसे पहले तो इस योजना में जो भी फंड ट्रांसफ़र, जो भी इंसेंटिव ट्रांसफ़र होता है वो एक आईटी सिस्टम के माध्यम से है। इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। तो ईपीएफओ के डेटाबेस से ही जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को जो फ़ंड जाता है उनको डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके जो आधार सीडेड बैंक अकाउंट है उसमें ये पैसा जाता है। और उससे पहले जब ये एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी जब ईपीएफओ में जुड़ते हैं तो उनका यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देने के समय में उनका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाता है, जो कि एक नई तकनीक अब आधार में लाई गई है। तो फेस ऑथेंटिकेशन या एफएटी टेक्नोलॉजी से उनका ऑथेंटिकेशन करके उनको इस डेटाबेस में जोड़ा जाता है। तो ये उस एम्प्लॉई की तरफ से इसमें कोई भी फ्रॉड होने की या मिसयूज़ होने की आशंका नहीं रहेगी, क्योंकि उनका फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है। दूसरी तरफ हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका पैसा जो जाएगा वो उनका जो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें सीधा जाएगा। तीसरा, इस स्कीम के डिज़ाइन में भी ऐसे प्रावधान है जिससे मिसयूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई नया कर्मचारी एक नौकरी ज्वाइन करता है उसको और उसके एम्प्लॉयर को 6 महीने तक ईपीएफओ का एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूशन अपना होता है वो देना पड़ता है। उसी के पश्चात ये अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो इससे ना केवल एक रिटेंशन बढ़ता है, उनकी स्किलिंग होती है, बल्कि इससे कोई फ्रॉड भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 महीने के पश्चात ही उनको ये इंसेंटिव का डिस्बर्समेंट किया जाता है। जी रमेश जी, क्योंकि इम्प्लीमेंट आप लोग कर रहे हैं, ऐसे में कोई नियोक्ता, कोई कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को दोबारा से री इंगेज करके इस योजना का लाभ लेना चाहे या कुछ और तरीकों के अपनाकर इस प्रकार का प्रावधान लेकर आए कि आपके माध्यम से वो जो लाभ देने की बात की जा रही वो लाभ हासिल कर सके, बजाय सही तरीके से व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने को लेकर आपने क्या टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के साथ में अपने आप को, अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है ताकि बेहतरी से आप लोग काम कर सकें? जैसा कि अभी मैडम सेक्रेटरी ने भी कहा कि यूएएन जो है वो आधार पे निर्धारित है और इसका फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी करके हमने जो डेटाबेस में कंपेयर किया कि ये जो भी नया कर्मचारी है उसने पहले कभी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में से जुड़ा था, पहले कभी इसका ईपीएफ में पीएफ कटा था, कोई और एम्प्लॉयर से कटा था कि नहीं, ये हम निश्चित कर लेते हैं। तो हमारा डेटाबेस में ये हमने कंपैरिजन करके ये हमने निकाला कि कौन है जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर से जुड़ा है। तो एक तो ये इस ढंग से हम इसको यूनिकनेस हम जो बोल रहे हैं ये हम निर्धारित करते हैं। और दूसरी बात, जो नियोक्ता है, हमारा पार्ट बी के लिए स्कीम में ही प्रावधान है कि नए कर्मचारी और रीजॉइनीज़ दोनों को फ़ायदा है, दोनों को इंसेंटिवाइज करने की बात है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट वो नियोक्ता ने कितना जनरेट किया। तो हमने इस सिस्टम में ये किया है कि अगर कोई नियोक्ता है उसका पिछले साल में स्कीम के शुरू होने के पहले 12 महीने पहले उसका बेसलाइन एम्प्लॉयमेंट, उसने कितने लोगों का पीएफ का योगदान किया है वो हम निश्चित करते हैं। और अगर सपोजिंग उसका अगर 20 एम्प्लॉयज़ का पीएफ उसने जमा किया तो ये हमारा बेसलाइन बनता है। इसके ज़्यादा जितने भी नए एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट करता है उसी पे उसको इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि अगर 50 एम्प्लॉई से भी कम है नियोक्ता के पास, तो अगर दो अधिक एम्प्लॉई का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो उसे इंसेंटिव मिलता है। अगर 50 एम्प्लॉई से ज़्यादा है तो उसे 5 एम्प्लॉई नए जनरेट करने पड़ेंगे हर माह। और जैसे कि मैडम ने कहा कि ये 6 महीने तक कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट करके कंटिन्यूस उसका पीएफ जमा करता रहेगा, तभी उसको बेनिफिट का फ़ायदा मिलेगा। ये सब पूरा जो है हमारे ईपीएफओ डेटाबेस से हम एनालाइज करके ये पूरा डेटा निकालते हैं और उसी के बेसिस पे ये पूरा स्कीम चलता है। वंदना जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया आज अपने संबोधन में कि 70 लाख इस योजना के तहत नए जॉब क्रिएशन सामने आए हैं और आज जो लाभार्थी हैं उसमें से जिन्होंने 6 महीने अपने पूरे किए उनके आज खाते में उनका पैसा जो स्कीम का है वो सीधे तौर पर दिया गया है। क्या ये एक रूटीन के तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा था
उसके तहत ये आंकड़े हैं, या फिर आपको लगता है कि इस योजना का एक बड़ा लाभ हमें मिला है जिसकी वजह से ये तेजी से बढ़ता हुआ एम्प्लॉयमेंट का एक आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि इस योजना को जो डिज़ाइन भी किया गया उसमें भी एक्चुअली हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। इस स्कीम का डिज़ाइन इस तरह से बना गया है कि एम्प्लॉई के लिए ये जो उनको इंसेंटिव दिया जाता है वो उनको कभी एक शहर से दूसरे शहर में अगर जाना पड़े तो रीलोकेशन में उनको मदद करता है। नए जॉब जो हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कोई इसके लिए स्किल प्रोग्राम करना है तो उसके लिए इंसेंटिव उनको इसमें उसका फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयज़ के लिए भी जब एक डिसीजन लेना होता है कि हम नए एम्प्लॉयज़ रखें कि नहीं रखें, ये इंसेंटिव उसमें मदद करता है। आपने जो आज बात बताई, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीब 20 एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ आज कार्यक्रम में इंटरेक्शन किया और उसमें भी सभी एम्प्लॉयर्स ने ये बताया और एम्प्लॉयज़ ने ये बताया कि उन्हें इस स्कीम का लाभ कैसे मिला है। तो एम्प्लॉयर्स ने बताया कि जैसे वो जितने नंबर एम्प्लॉयज़ रख रहे थे, इस इंसेंटिव के मिलने से उन्हें एक प्रोत्साहन मिला कि जो डिसीजन वो पोस्टपोन कर रहे थे उन्होंने उसका उन एम्प्लॉयज़ को रख लिया। एक आसाम से नियोक्ता आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस इंसेंटिव से वहाँ के लोकल लोगों को जॉब दिया, उसमें उनकी मदद हुई, जबकि वो बाहर से स्किल लोगों को मंगा रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ लोकल लोगों को नौकरी दी और उनको ये स्किल करने के लिए इस प्रोत्साहन के राशि का उन्होंने उपयोग किया। इसी तरह एम्प्लॉयज़ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको स्किलिंग में कैसे मदद मिली, इस अमाउंट का उन्होंने कैसे कैसे लाभ उठाया। तो ये जो पूरा स्कीम है, एक जो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट चल रही है उसके ऊपर इससे उछाल आना चाहिए, उसी दृष्टि से ये स्कीम बनी गई है। और आज के संवाद और इस कार्यक्रम में ये भली भांति साबित हुआ कि किस तरह इसका लाभ सबको मिल रहा है। रमेश जी, क्योंकि ईपीएफओ का डेटा आपके पास रहता है तो उसको कई प्रकार से डेटा एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। किन राज्यों में इस स्कीम के लागू होने के बाद ज़्यादा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है? क्या वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं या नए इमर्जिंग स्टेट्स के तौर पर भी हैं? अगर हम राज्यवार समझना चाहें देश में तो कहाँ पे ज़्यादा फायदा मिल रहा है? निश्चित तौर पे ये स्कीम जो है, इसके दो भाग जैसे बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडिशनल इंसेंटिव, 4 साल का एक एडिशनल इंसेंटिव का बेनिफिट भी है। तो इसलिए हमारे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में जितना हमने देखा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, जो दिल्ली, हरियाणा जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज हैं, इसमें फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स भी ज़्यादा हैं और इनका जो बेनिफिट का शेयर भी ज़्यादा है। बट लेकिन छोटे शहरों में और या फिर और उभरते हुए जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एपी, फिर कई सारे स्टेट्स जो अभी अच्छा इंडस्ट्रियलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जिनका ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि उनके जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। जी वंदना जी, क्योंकि इस स्कीम या योजना में ही प्रावधान है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी उनको 4 साल के लिए प्रोत्साहन राशि का योजना है, प्रावधान है, तो वहीं अन्य सेक्टर्स को भी अगले 2 साल के लिए। इस सोच के पीछे क्या बड़ी वजह हैं और कैसे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर से या किन राज्यों में कहाँ पे ज़्यादा स्कीम का आपको इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नज़र आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग को जो 4 साल के लिए इंसेंटिव दिया जा रहा है वो इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, इस सरकार ने कई स्कीम लागू की हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, जैसे कि मेक इन इंडिया हो या PLI स्कीम हो। उसी श्रृंखला में ये भी एक सरकार की पहल है कि इस मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट को भी इस स्कीम के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को इससे बहुत लाभ हो रहा है। हमने ये देखा है कि MSMEs को इस स्कीम का बहुत लाभ हो रहा है। तो ये जो हम 70 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें हमने ये देखा है कि जो 50 से कम एम्प्लॉयज़ वाले छोटे जो MSME हैं, उन्होंने 50% से अधिक इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, MSME को बढ़ावा और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उससे 2 लाभ और होते हैं हमें। इससे हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे जो निर्यात हैं वो बढ़ते हैं, हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम होती है। तो इन सभी से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है,
उसकी तरफ ये एक स्कीम एक बहुत बड़ी पहल है। जी रमेश जी, क्योंकि जहाँ पे रोजगार सृजन की बात हो रही है तो आप लोगों के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा का दायरा है उसको भी विस्तार दिया जा रहा है, वो कैसे सीधे तौर पे जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सी सामाजिक योजनाओं का लाभ कई बार नहीं मिल पाता लोगों को, लेकिन इसको, इस योजना को ऐसे डिज़ाइन किया गया, ये उसके साथ जुड़ा हुआ, वो कैसे और कैसे फ़ायदा मिल रहा है इसका? ये स्कीम का जो है बहुत ही क्लोज कनेक्शन है विद सोशल सिक्योरिटी। आज प्रधानमंत्री ने भी इसकी जिक्र की कि ये न केवल रोज़गार सृजन की बात है बट सामाजिक सुरक्षा और डिग्निटी ऑफ लेबर दोनों पे भी फोकस है इसका। और क्योंकि ये ईपीएफओ में पीएफ कंट्रीब्यूशन जब फॉर्मल सेक्टर को मिलता है तो ना केवल वो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है बट एम्प्लॉयर भी अपना पीएफ का कंट्रीब्यूशन करता है। तो इस माध्यम से उसका जो हमारे जो जितने भी नए कर्मचारी हैं इनको सोशल सिक्योरिटी का के बारे में, उनको बेनिफिट्स के बारे में पता चलता है। ईपीएफओ में 3 स्कीम चलते हैं, एक तो है प्रोविडेंट फंड, दूसरा है पेंशन स्कीम और तीसरा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये तीनों स्कीमों का फ़ायदा जो है, जो भी नया कर्मचारी है जिनके 15,000 से कम वेतन के लोग हैं, इनको तीनों स्कीमों का फ़ायदा पहुंचता है। तो ये न केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है बट ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी पे भी फोकस्ड है ये स्कीम। जी वंदना जी, एक आखिरी सवाल, अभी तक के अनुभव के आधार पर इस योजना के तहत छोटे और ग्रामीण इलाकों से युवाओं को इस योजना से कैसे लाभ मिल रहा है, और अगर हम आधी आबादी की भी बात करें उनको भी, मतलब महिलाओं को भी किस प्रकार से इसका फ़ायदा मिल रहा है? तो इस स्कीम में सभी जो मैंने जैसे बताया, जो स्पेशली जो टियर 2, टियर 3 सिटी से लोग आते हैं या ग्रामीण प्रदेश से जो लोग आते हैं, उन्हें इस स्कीम का लाभ ये मिला है कि उनको रिलोकेशन में मदद मिली है। इसमें मैं यही बोलूँगी कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद हुआ, वही सबसे बड़ा साक्षी है कि हमारे दूर दराज से जो लोग आए थे, रूरल एरिया से लोग आए थे, चाहे वो अरुणाचल से हों, हिमाचल से हों, बंगाल से हों, तमिलनाडु से हों या गुजरात महाराष्ट्र से हों, देश के दूर दराज इलाकों से, कंप्लीट रूरल एक कृषक परिवार से भी लोग आए थे, काफ़ी वहाँ से महिलाएं आई थीं। उन्होंने सपना अपना सारा बताया कि कैसे इस स्कीम की वजह से उनके सपनों को उड़ान मिली है, किस तरह से वो बहुत दूर की जगह से आके, अब जैसे हमारे हिमाचल से, उत्तराखंड से कई महिलाओं ने आकर यहाँ नोएडा में या गुजरात में काम कर रही हैं, तो इस स्कीम से उनको ये धैर्य मिला, ये साहस मिला। तो यही इस बात का मैं कहूँगी प्रूफ है कि कैसे इन छोटे शहरों के लोगों को और ग्रामीण प्रदेश के लोगों को इस स्कीम का बहुत ही बड़ा लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने, क्योंकि देश को इस बात का एहसास होना भी ज़रूरी है कि जो प्रयास हो रहे हैं वो आखिर कितने बड़े आंकड़ों में तब्दील होकर देश की कहानी को आगे बढ़ाते नजर आए। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर होगी अयोध्या में योगी की दहाड़, नहीं बचेगा कोई गुनहगार, क्योंकि चंदा चोरी के विवाद को लेकर जो पूरा विषय उठा उस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से अपनी बात को सामने रखा। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना, कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी, और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं
LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसवाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन के साथ 291 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर गठित SIT निष्पक्ष जांच करेगी और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के आरोपों पर भी तीखा पलटवार किया। राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। अयोध्या के विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले को लेकर जांच की स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि SIT जांच निष्पक्ष होगी और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम भक्तों पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे राम भक्तों की भावनाएं आहत होती हो। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। चंपत राय ने सफाई दी थी कि अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। विवाद बढ़ा तो बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। अगले दिन यानी 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांग ली। आरोप प्रत्यारोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में चंदा विवाद की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया,
जिस पर आज अयोध्या में सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर के लिए आपने 500 साल इंतजार किया तो 15 दिन का और इंतजार कीजिए। जांच में जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राम मंदिर में चंद्रा विवाद के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की जो सियासत थी वो गरमाई हुई थी और आज अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी ने जिस तरीके से बात को सामने रखा, तो जहां राम भक्तों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि जो जांच हो रही है एसआईटी की उससे सब कुछ साफ हो जाएगा, तो वहीं राजनीतिक तौर पे समाजवादी पार्टी जिस प्रकार का एक आरोप प्रत्यारोप कर रही उसको भी बहुत तरीके से, तीखे तरीके से जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुँचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। यार, कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। पारंपरिक पुलिसिंग की जगह अब तकनीक और वैज्ञानिक सबूत ले रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा विजन देश के सामने रखा है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों को पकड़ने और जल्द न्याय के लिए उंगलियों के निशान और फॉरेंसिक डेटा सबसे बड़ा हथियार है। राजधानी दिल्ली में देश भर के फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुटे। मौका था 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और जांच प्रणाली को वैज्ञानिक रूप से इतना मजबूत करना कि कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से बच ना सके। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की न्याय प्रणाली एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की भूमिका पर सबसे ज्यादा जोर दिया।
अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य है। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। गृहमंत्री अमित शाह ने आगाह किया कि तकनीक तभी काम करेगी जब हर राज्य और हर पुलिस स्टेशन क्राइम सीन से डेटा कलेक्ट करके फिंगरप्रिंट प्रणाली को मजबूत बनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने अभिज्ञान एप्लीकेशन, आपराधिक प्रक्रिया पहचान प्रणाली, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 और ई फॉरेंसिक 2.0 की शुरुआत की। मित्रों, आज एनसीआरबी की अभिज्ञान ऐप, सीआरपीआई एप्लीकेशन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक दोनों के दूसरे वर्जन इसका यहां से लोकार्पण किया गया। फिंगरप्रिंट तकनीक का 100% इस्तेमाल न केवल घरेलू अपराधियों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर भी लगाम कसने में मददगार साबित होगा। डिजिटल सबूत जैसे फिंगरप्रिंट, फेस मैचिंग और डीएनए को इस तरह पेश किया जाए कि अदालतों का काम आसान हो और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जहां एक और अपराध और अपराधियों की दुनिया बदल रही है, वो अपने आप को ज़्यादा शातिर तरीके से अपराध कर रहे हैं, तो वहीं पुलिसिंग की व्यवस्थाएं भी बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। फॉरेंसिक साइंस का तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। वैज्ञानिक डेटा और पद्धति के आधार पर सबूतों को एक तरीके से जुटाना और उसको कोर्ट में पेश करके जो अपराधी हैं उनको कानून के शिकंजे में लाने पर लगातार फोकस नज़र आ रहा है। उस दिशा में देश भर की जो पुलिसिंग है उसको मॉडर्नाइज भी किया जा रहा है और शायद इसी का फोकस आज इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ा, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन को दे रहे थे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी महाराष्ट्र से, क्योंकि इस बात को लेकर आज चर्चा है महाराष्ट्र में किसकी मुंबई। शिवसेना के जो आज स्थापना दिवस था, इसमें शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच में इस बात को लेकर आज सियासी बयानबाजी देखने को मिली। इस खबर पर नजर, ब्रेक के बाद। छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर, थोड़ा ध्यान से। सर, आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसवाओ। और ये भी कोई सोच सकता था
एक दिन आप 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयाँ मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद अब खबर महाराष्ट्र की सियासत से। 19 जून 1966 को बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना की नींव रखी। आज पार्टी के 60 साल पूरे होने पर पार्टी के स्थापना दिवस 2 अलग अलग गुटों के लिए शक्ति प्रदर्शन और दावेदारी का मैदान बन गया है। एक तरफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी। दोनों पक्ष बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अपना हक जताते हुए मुंबई के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बाला साहब ठाकरे की मराठी मानुष और आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति आज 2 गुट में बटी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्यकर्ताओं की निष्ठा किस शिवसेना के साथ है, क्योंकि हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है और इस मौके पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी दोनों की तरफ से शिव सैनिकों को पोस्टर जारी कर स्थापना दिवस की बधाई दी। लेकिन दोनों के पोस्टर ने एक बार फिर पुराने सवाल को जन्म दे दिया कि आखिर बाला साहेब ठाकरे की असली शिवसेना कौन सी है। तो इस सवाल को समझने के लिए आपको मौजूदा सियासी घटनाक्रम और दोनों पोस्टर को ध्यान से देखना और पढ़ना होगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से जारी पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर पर बाघ की फोटो के साथ देश भर के लिए शिव सैनिकों के लिए बधाई संदेश छापा गया है। वहीं उद्धव गुट की तरफ से जारी पोस्टर में बाला साहेब की तस्वीर का कद छोटा है। किनारे पर मशाल और नीचे बधाई संदेश में छिपा एक सवाल है कि आखिर शिव सैनिकों की निष्ठा किसके साथ है। महाराष्ट्र की राजनीति में शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने नजर आए। इस बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के बीच मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ताकत और जन समर्थन के प्रदर्शन का भी रहा। ऑपरेशन टाइगर ने लगभग उद्धव गुट को बता दिया कि आखिरकार असली शिव सैनिकों की निष्ठा किस पार्टी के साथ है। उद्धव ठाकरे जी ने जो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से गलती की है उसका ये परिणाम है और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया था। इसीलिए ये जो सच्चे शिवसैनिक है वो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को छोड़ रहे हैं। शिवसेना अपना 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। शिव सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और बाल ठाकरे के योगदान को याद कर रहे हैं। इस मिठास के बीच शिंदे गुट का सियासी पलड़ा भारी है, जबकि उद्धव गुट फिर से मजबूत वापसी के दावे कर रहा है। आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। हम लोग आज पूरे धूमधाम के साथ गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में शिवसेना का वर्धापन दिवस, शिवसेना का स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सिर्फ शिवसेना का वर्धापन दिवस सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, शिवसेना प्रमुख के विचारों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे 6 सांसद कल लग रहा है जाएंगे ऐसे, तो हमारा 9 सांसद हम लोकसभा में थे, तो हमें पहले तलवार चलाते हैं क्योंकि जानते हैं। लेकिन याद रखना वो बाला साहब ठाकरे जी है, नाम नहीं मिटा सकते हो, न ब्रांड मिटा सकते हो, न पार्टी मिटा सकते हो। दोनों ही दलों के नेता बाल ठाकरे के आदर्शों पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने ये बता दिया कि उनकी निष्ठा कौन सी शिवसेना के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने अपने दावों के बीच में असली शिवसेना होने का दम दोनों ही गुट भर रहे हैं, लेकिन सबसे मुद्दे की जो बात है वो ये कि असल लड़ाई बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर है कि आखिर उनका सबसे ज़्यादा वफादार तरीके से उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर कौन रहा है, शिवसेना शिंदे गुट या फिर यूबीटी शिवसेना। इसी को लेकर रार तकरार महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पकड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। भाई मेड इन इंडिया। भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। मेरी बात नहीं, कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1,000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी दा धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और खबर बिहार के विकास से जुड़ी हुई। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे क्षेत्र में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का रोड मैप सामने रखा। पटना में जहां उन्होंने बिहार को भविष्य का आईटी और एआई हब बनाने की बात कही, तो वहीं छपरा और मढ़ौरा में रेलवे परियोजनाओं और मेक इन इंडिया की सफलता का संदेश भी दिया। नई ट्रेनों के शुभारंभ से लेकर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और लोकोमोटिव निर्यात तक उन्होंने बिहार को विकास की नई रफ्तार देने का भरोसा जताया। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का आईटी उद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में बिहार आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों का विस्तार अब टियर 2 और टियर 3 शहरों तक किया गया है, जिससे छोटे शहरों में भी तकनीक आधारित रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। एसटीपीआई की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है देश की आईटी इंडस्ट्री को बनाने में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले। तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं, उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, वो सब चर्चा हुई। बिहार में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को लाना है, उसके लिए जो स्टेप्स लेने पड़े, वो सब स्टेप्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे सामने ही अधिकारियों को निर्देश दिया है।
इसके बाद छपरा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री ने मऊ दिल्ली नियमित एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरी घाट औड़ीहार मेमू सेवा का वाराणसी तक विस्तार भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना की भी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित किए जाने की योजना है। इसके पूरा होने पर दिल्ली से पटना की यात्रा महज 4 घंटे 41 मिनट में पूरी हो सकेगी। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का एनुअल रेलवे का बजट देना चालू किया है। इसका बहुत लाभ मिल रहा है। बिहार में करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के अभी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट में एक नई घोषणा की है जिसके ऊपर काम ऑलरेडी चालू किया है, बुलेट ट्रेन से कनेक्टिविटी देने का पटना को। तो दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना और आगे सिलीगुड़ी, इस नेटवर्क में बुलेट ट्रेन जब बनेगी दिल्ली से पटना की जर्नी 4 घंटे 41 मिनट रह जाएगी। छपरा जंक्शन के कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने पहुंचे, जहां उन्होंने गिनी के लिए 51वें निर्यातित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित ये लोकोमोटिव भारत की तकनीकी क्षमता और विनिर्माण कौशल का दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से बिहार को करीब 1,000 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ है और भारत निर्यात के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। बहुत ही गौरव की बात है, भारत में और बिहार में बने लोकोमोटिव्स आज दुनिया भर में अपनी ताकत से, अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में एक बहुत अच्छा सुनाम कमा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस फैक्ट्री का 2017-2018 में आरंभ किया था, तब एक लक्ष्य रखा था कि इस फैक्ट्री से बनने वाले लोकोमोटिव दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी के बने। आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से लेकर रेलवे नेटवर्क के विस्तार, बुलेट ट्रेन की परिकल्पना और वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकोमोटिव के निर्यात तक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बिहार दौरे ने विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई गति देने का संदेश दिया है, जो बिहार की आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट।